दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गुसाई की लिखी कहानी बातों का पुल। शादी में आए मेहमानों को उनका नाम भी नहीं मालूम रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग उन्हें जीजाजी ही कहकर बुला रहे थे। मीडियम कद काठी वाले जीजाजी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई झांकता तो समझ जाता कि उनके दिल में कोई खलिश है। उनकी मुस्कुराहट के नकलीपन को कोई भी आसानी से भांप सकता था। स्टेशन से आने वाले ज्यादातर मेहमानों को वो अपनी गाड़ी में बिठाकर ला रहे थे। कानपुर में कोई ऐसा काम नहीं था जो उनके एक फोन घुमाने पर हो न जाए। घर में शादी का सारा सामान मंगवाने में उनके फोन और उनकी गाड़ी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। फूल वाली सजावट हो गई भाई साहब? सुशांत जानता था कि अब फूल वाले को पैसे देने का टाइम है। वो आगे बढ़ा और जेब टटोलने लगा। फिर पीछे मुड़कर बोला, जी 2000 का छुट्टा मिलेगा? जीजाजी ने जीन्स की अगली जेब से पैसे निकालते हुए कहा, शादी करवा रहे हो, छुट्टे नहीं दूल्हे राजा। सुबह से शाम तक घर में रौनक लगी रही, लेकिन जीजाजी उसी टी शर्ट और जीन्स में आते जाते रहे। तभी जेब में पड़ा उनका फोन घनघना उठा। मैं राधेश्याम बोल रहा हूं। जीजाजी के दफ्तर से फोन था। उन्होंने तलखी भरी आवाज में जवाब दिया, सर नमस्ते, आपका नंबर फीड है हमारे मोबाइल पे। राधेश्याम प्राधिकरण में उनके अधिकारी थे जो जीजाजी से ज्यादा खुश नहीं थे। तुम हर हफ्ते छुट्टी पर चले आते हो? जीजाजी ने आदर में लिपटी उसी तलखी से जवाब दिया, सर हमारे साले की शादी है, आप कहें तो सब छोड़ के आ जाएं दफ्तर। इस बुलंदी से बात करना जीजाजी को कॉलेज के दिनों से ही आ गया था, जब छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। पिताजी की बीमारी के लिए खेत गिरवी न रखे होते तो आज कम से कम पार्षद तो हो ही गए होते। ओहदा भले ही न मिला हो, लेकिन रुतबा जीजाजी ने बरकरार रखा था। जिंदगी में शायद एक बार ही नरमी से बात की थी, जब सुमन दीदी का हाथ उनके पिताजी से मांगा था। उस रोज सुमन दीदी ने पहली बार पिताजी का गुस्से में तमतमाया हुआ लाल चेहरा देखा था। वो बीच में ना आई होती तो उस दिन न जाने क्या हो जाता। इस बात को बरसों बीत गए थे। आज घर में सबसे छोटे भाई की शादी थी, लेकिन कहीं माहौल में थोड़ा भारीपन जरूर था। फोटोग्राफर के कहने पर पिताजी ने पूरे घर को ग्रुप फोटो के लिए बुला लिया, लेकिन पास ही खड़े जीजाजी को साथ में आने को नहीं कहा। बात बहुत छोटी थी, लेकिन जीजाजी के साथ साथ कई लोगों ने इस बात को नोट किया कि सुमन दीदी के पापा अरुण प्रकाश सिंह के मन के जख्म तो भर गए थे, लेकिन चोट के दाग अभी भी बाकी थे। ऊपर से देखने में परिवार में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन भीतर एक कड़वाहट थी जो कई साल बीतने के बाद भी निकल नहीं पाई थी। सुमन दीदी के पिताजी श्री अरुण प्रकाश सिंह अपने जमाने के बड़े रौबदार इंस्पेक्टर थे। बदमाशों के साथ झड़प में उन्होंने कई चोटें खाई थी। यूनिवर्सिटी के बंद और हड़ताल में एक बार छात्र संघ के अध्यक्ष हमारे जीजाजी विशाल सिंह और सुमन दीदी के पापा इंस्पेक्टर अरुण प्रकाश सिंह आमने सामने आ गए। इंस्पेक्टर अरुण प्रकाश ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, इन लड़कों से कह दो अपने अपने घर चले जाएं। जीजाजी ने भी ऊंची आवाज में जवाब दिया, ये लड़के नहीं हैं, क्रांतिकारी हैं, और क्रांतिकारियों के पैर अंगद के जैसे होते हैं। जाना तो आपको पड़ेगा थानेदार साहब। बात आगे चलकर सही साबित भी हो गई। अच्छे काम के बावजूद जीजाजी के चलते अरुण प्रकाश सिंह का ट्रांसफर इलाहाबाद से झांसी करवा दिया गया था। इस बात की कसक उनके दिल में बहुत गहरे तक थी। संबंधों में कड़वाहट कई परतों में होती है। जीजाजी और सुमन दीदी के पापा में अनबन की एक परत में यह मामला भी था। किस्मत को इन दोनों का बिछड़ना बर्दाश्त नहीं हुआ और कॉलेज के आखिरी दिनों में जीजाजी को सुमन दीदी पसंद आ गई। छोटे शहर में मोहब्बत करना किसी भी काल में आसान काम नहीं रहा। जीजाजी को क्या मालूम था कि उन्होंने शेर की मांद में हाथ डाल दिया है। जब इश्क मुश्क की तरह फैला तो बात बढ़ते बढ़ते अरुण प्रकाश सिंह तक पहुंच गई। एक तो पुलिस की नौकरी का रौब,
दूसरा होनहार बेटी के बाप होने का गर्व और तीसरा जीजाजी से पुरानी खुन्नस। अरुण प्रकाश सिंह ने इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं किया। दूसरी बात यह भी थी कि वो छात्र संघ के अध्यक्ष विशाल सिंह को जानते थे। अपनी बेटी से प्यार करने वाले विशाल से उनकी कोई जान पहचान नहीं थी, इसलिए उन्होंने जीजाजी को उसी चश्मे से देखा जिस चश्मे से दुनिया उन्हें देखती थी। यूनिवर्सिटी और शहर के माहौल को देखते हुए छात्र संघ का अध्यक्ष बनना पढ़ाई लिखाई करने वाले शरीफ लड़कों का काम वैसे भी नहीं था। शुरुआत में अरुण प्रकाश समझ ही नहीं पाए कि उनकी बेटी घर आए हर अच्छे रिश्ते से मना क्यों कर रही है। जब बात समझ में आ गई तो इसे आगे समझने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जीजाजी सुमन दीदी का हाथ मांगने घर पर आए तो सुमन दीदी के पिताजी ने हंगामा ही कर दिया। सुमन, तुम्हें इससे शादी करनी है तो मेरी लाश से होके गुजरना पड़ेगा। करीब 1 साल तक पूरे परिवार ने उन्हें समझाने की कोशिश की। लंबी जद्दोजहद के बाद अरुण प्रकाश मान तो गए, लेकिन उनके दिल में गांठ पड़ गई। उनकी अपनी ही औलाद उनसे दगाबाजी कर गई और पूरे परिवार में किसी ने उनका साथ नहीं दिया। शादी ब्याह के मौकों पर यह गांठ पूरे परिवार को महसूस होती थी। आज ग्रुप फोटो लेते वक्त पिताजी के रवैये से जीजाजी नाराज हैं, ये बात किसी को समझ आई हो या ना आई हो, मगर सुमन दीदी ने उनकी निगाहों को पढ़ लिया था। शादी ब्याह की गहमा गहमी में कई बातें आई गई हो जाती हैं। जीजाजी की नाराजगी पर कुछ लोगों ने गौर किया भी हो, लेकिन अपनी अपनी मसरूफियत में इस बात पर गौर नहीं किया। जीजाजी के मन में अगर कोई मैल होता तो वो कब का खुद को परिवार से अलग कर लिए होते, लेकिन शादी के बाद उन्होंने परिवार में एडजस्ट होने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लोग उन पर इतना डिपेंडेंट हो गए थे कि उन्हें काम सौंपने के पहले सोचते भी नहीं थे। जैसे जैसे मेहमान आने लगे थे, घर के ड्राइंग रूम में लोगों की आवाजाही होने लगी। घर के बच्चे शादी के माहौल में मिली आज़ादी का लुत्फ उठाने लगे। टेबल के चारों ओर घूमना उनके खेलों में शामिल था। किसी के दादा, किसी के नाना अरुण प्रकाश शुरू में तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब बच्चे बर्दाश्त की हदों को छूने लगे तो उन्होंने फटकार लगा दी, ए बच्चों, नीचे पार्क में खेलो जाके, यहां मत मचाओ शोर। ये बात कहकर अरुण प्रकाश अपने मेहमानों में मसरूफ हो गए, लेकिन बच्चे अच्छी तरह से जानते थे कि इस माहौल में उनसे कोई सख्ती करने वाला नहीं है। उन्होंने अपनी मस्तियां जारी रखी। इस बार भागते भागते एक बच्चा उनके हाथ से टकरा गया और ग्लास में रखा पानी छलक उठा। अरुण प्रकाश ने उस शैतान बच्चे को एक झापड़ रसीद कर दिया। मेहमानों ने उनको रोका, समझाया, लेकिन कमरे से गुजरती 2 निगाहें ऐसी भी थीं जिन्होंने यह गौर किया कि तमाचा खाने वाला उनका पोता नहीं, उनका नाती है। वो 2 निगाहें जिन्होंने तमाचे के पहले का वाकया नहीं देखा था। क्या ये महज एक इत्तेफाक था? क्या अरुण प्रकाश सिंह का इतना गुस्सा करना जायज था? क्या अपने दामाद की तरह उन्होंने अपने नाती से भी दूरियां बना रखी हैं? ये 2 निगाहें जीजाजी की थीं। ससुर जी का ये बर्ताव उनके भीतर तक घर कर गया, लेकिन किसी के पास इस बात पर अफसोस मनाने का या इस बारे में बात करने का वक्त ही नहीं था। बारात से पहले होने वाली पूजा शुरू हो चुकी थी। पंडित जी ने तुरंत वर और उनके पिताजी को पूजा वाले कमरे में बुलाया। पूजा होने के बाद सुशांत को घोड़ी के पास लाया गया। पंडित जी मंत्र खत्म करके बोले, दूल्हे के जीजा जी को बुलाएं। रस्मों के मुताबिक दूल्हे को घोड़ी पे उसका जीजा ही बिठाता है। अरुण प्रकाश पंडित जी की इस बात से ठिठक कर बोले, दूल्हे के जीजा तो नहीं है यहाँ पर, मैं रस्म पूरी कर देता हूँ। पंडित जी थोड़ा बिगड़ते हुए बोले, आसपास नहीं है तो फोन करके बुला लेना। अगर विवाह रस्मों से ना हुआ तो हमारा विवाह करवाने का फायदा क्या है? फोन उनकी जेब में पड़ा था, लेकिन अरुण प्रकाश के हाथ जेब में जाते जाते रुक गए। हालात उन्हें एक अजीब से मोड़ पर ले आए थे। उन्हें बरसों पुरानी जिद या हालात की जरूरत में से किसी एक को चुनना था। बारात के मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा था। दूल्हे राजा को घोड़ी में चढ़ाने के लिए लोग जीजाजी को ढूंढने लगे।
अरुण प्रकाश चाहते तो एक फोन पर बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने नंबर न मिलने का बहाना किया। और पार्किंग में खड़ी अपनी कार में बैठे जीजाजी चाहते तो इस मौके का थोड़ा और लुत्फ ले सकते थे, लेकिन अपने ससुर जी के चेहरे पर उड़ती हवाइयां देखकर उन्हें ऐसा करना ठीक नहीं लगा। आ गए हम, बताइए पंडित जी, बकरे को कैसे हलाल करना है? जीजाजी के इस मजाक से माहौल फिर हल्का हो गया। सुमन दीदी ऐसे प्यार से पास आकर खड़ी हो गईं जैसे अभी पिघल जाएंगी। बस यही प्यार था जो जीजाजी को इतनी नजरअंदाजी के बाद भी इस परिवार से बांधे रखता था। सुशांत को घोड़ी पर चढ़ाने के बाद जीजाजी पलटे तो सुमन दीदी बोली, सुनो, तुम अब तक तैयार नहीं हुए? बारात कुछ ही देर में निकल जाएगी। जीजाजी पीछे मुड़कर बोले, अरे वो पिताजी और चाचा जी आने वाले थे, अब तक आए नहीं है। मैं फोन लगा रहा हूं तो मिल नहीं रहा है। सुमन दीदी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो बोली, पिताजी तो कब से ड्राइंग रूम में बैठे हैं। जीजाजी ने बिगड़ते हुए कहा, अरे तुमने मुझे बताया नहीं। दीदी ने नाराजगी से जवाब दिया, तुम थे ही कहां यहां जो मैं तुमको बताती। जीजाजी की आंखें पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियों को पहचानने की कोशिश कर रही थीं। चाचा जी, दीदी कुछ कहते कहते रुक गईं। जीजाजी को समझ में कुछ कुछ आने लगा था। क्या हुआ सुमन, तुमने कार्ड तो भिजवाया था ना उनको? सुमन दीदी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। पापा ने कहा था कि उनकी जॉइंट फैमिली है तो एक से ज्यादा कार्ड देने की क्या जरूरत है। पिताजी और चाचा जी को एक ही कार्ड से न्योता मिल जाएगा। जीजाजी गुस्से में लाल हो गए। और तुमने उनकी बात मान ली? सुमन, चाचा पार्षद हैं हमारे, ऐसे ही किसी शादी में नहीं चले जाते। पहले तो तुम्हारे पिताजी को खुद जाना चाहिए था उनको इनवाइट करने, और अगर उनकी नाक ऊंची है तो कम से कम तुम्हें कार्ड उनके नाम का तो रख सकती थी। दीदी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। कोशिश तो उन्होंने बहुत की थी, लेकिन पापा की जिद के आगे उनकी एक नहीं चली। जीजाजी के चेहरे से नाराजगी झलक रही थी। वो दीदी की तरफ देख के बोले, मैं तुम्हें कुछ अलग समझता था सुमन, लेकिन तुम भी अपने पापा के जैसी ही हो। बारात जाने के लिए तैयार खड़ी थी। आते जाते लोगों को देखकर दीदी ने अपने आंसू पोंछ लिए। तभी पीछे से आवाज आई, अरे सुमन दीदी जल्दी कीजिए, बारात चलने के लिए तैयार खड़ी है। सुमन दीदी झूठी मुस्कुराहट ओढ़ते हुए बोली, हाँ तुम्हारे जीजाजी को लेके आ रहे हैं। इतना कहकर दीदी ने जीजाजी का हाथ पकड़ लिया। जीजाजी हाथ छुड़ाकर बोले, सुनो, तुम्हारे परिवार की शादी तुमको मुबारक। हम तुम्हारे भाई की बारात में नहीं आ रहे हैं। जीजाजी और सुमन दीदी के पिताजी में बनती नहीं है, ये बात सब लोग जानते थे। परिवार वालों ने इस बात की पूरी कोशिश की कि किसी तरह इन दोनों में बातों का पुल बन सके, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। जीजाजी तो फिर भी राजी हो गए थे, लेकिन सुमन दीदी के पापा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। ढलती उम्र में बदलना बहुत मुश्किल होता है। तब तो और ज्यादा मुश्किल होता है जब सारी उम्र घर के फैसले खुद किए हों और किसी ने फैसलों पर उंगली ना उठाई हो। इन बातों के मद्देनजर सब लोग ये कोशिश करते थे कि दोनों कभी आमने सामने आए ही ना। घुड़चढ़ी के समय दोनों के आमने सामने आने की नौबत आते आते रह गई, लेकिन अब बारात आगे बढ़ चुकी थी और शादी के गेट पर सभी संबंधियों का परिचय करवाना दूल्हे के पिताजी की मजबूरी थी। बारात में सब लोग शामिल थे, नाच गा रहे थे, लेकिन जीजाजी कहीं दिखाई नहीं दिए। सुमन दीदी ने फोन किया तो उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया। सुमन, तुम्हारे घर वालों को भी तो एहसास होना चाहिए कि उनका दामाद नाराज है। सुमन दीदी जानती थी कि घर वाले कहकर जीजाजी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सुमन दीदी खुशी से नाचना चाहती थीं, लेकिन उनके पैर नहीं हिले। टिश्यू पेपर से अपने आंसू पोंछकर वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी। पापा और पति के बीच की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ था। गर्मी इतनी थी कि करीबी रिश्तेदार तक नाचने से कतरा रहे थे। बारात के आगे दूल्हे का बड़ा भाई अभिनव रूट और बारात की चाल डिसाइड कर रहा था और सबसे पीछे दूल्हे के पापा बाकी चीजों को देख रहे थे। बारात पंडाल के सामने पहुंचने वाली थी,
लोग पसीने में नहाए जा रहे थे। जीजाजी सड़क की दूसरी ओर बारात के साथ साथ चल रहे थे। अगर घर में कोई भी उनको फोन करके आने की जिद करता तो वो पिघलने को तैयार बैठे थे, बस कोई महसूस तो कर ले कि वो नाराज हैं। बारात पंडाल के पास पहुंच गई, लेकिन सुमन दीदी के अलावा किसी ने जीजाजी को याद नहीं किया। गेट पर बारातियों के स्वागत के लिए खड़े लड़की वालों ने दूल्हे के भाई और पापा को बुलाया। पापा को ढूंढने के लिए अभिनव पीछे की ओर चल पड़ा, लेकिन पापा वहां नहीं थे। उसने बाकी रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चला। पापा को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बारात दुल्हन के दरवाजे खड़ी थी, दूल्हा था, बाराती थे, लेकिन दूल्हे के पिताजी का कोई पता नहीं था। दूल्हे के बड़े भाई अभिनव ने घबरा कर फोन निकाला और फोन पर जे दबाया। स्क्रीन पर उसका नाम फ्लैश हुआ जिसे सब लोग मुश्किल में याद करते थे, जीजाजी। जीजाजी का फोन लगाते ही अभिनव बोला, जीजाजी कहाँ हैं आप? जीजाजी अपने अंदाज में बोले, अरे तुम्हारे पापा को लेके आ रहे हैं। गर्मी में चक्कर खा के बेहोश हो गए थे, पूजा के लिए पान वान लेने जा रहे थे शायद। यार तुम पहले ये बताओ, ये जून में शादी करवाने का आइडिया किसका था भाई? है? और तुमने मंगलवार का व्रत क्यों रखने दिया भाई इनको? हाँ तुम चिंता मत करो, सुमन साथ में। अभिनव की परेशानी उसकी जबान पर आ गई। जीजाजी कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो कर देते, यहाँ सब परेशान हो रहे हैं। जीजाजी ने पलटवार करते हुए कहा, सुनो, हमें जो काम पहले जरूरी लगा हमने किया, अब तुम गेट संभालो, हम पापा को लेके आ रहे हैं। तभी सुमन दीदी अपने पापा के साथ कार के पास आ गईं। जीजाजी ने दरवाज़ा खोला और सहारा देकर उनको बिठाया। जून की गर्मी में रिश्तों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी थी। पूरे रास्ते भर में कार में किसी ने बात नहीं की। सुमन दीदी बार बार अपने पापा के चेहरे को देखे जा रही थी। आज वो उनके दिल में झांक कर देख लेना चाहती थी कि जीजाजी के लिए उनके दिल में नफरत थोड़ी कम हुई या वो कड़वा अतीत अब भी उनके साथ चिपका हुआ है। बारात तब तक गेट पर ही नाचती रही जब तक नाचने वाले पसीने में तरबतर होकर अलग नहीं हो गए। बैंड वालों की सांसें चढ़ने लगी थी। जब सब लोग थक कर गिरने ही वाले थे तब जीजाजी की कार गेट के पास दाखिल हुई। सुमन दीदी पापा को लेकर कार से निकली, लेकिन जीजाजी गेट के पास नहीं आए, पीछे ही खड़े रहे। दूल्हे के पापा दुल्हन पक्ष को अपने रिश्तेदारों से मिलवाने लगे। तभी उन्होंने अभिनव के कान में कुछ कहा। थोड़ी देर बाद अभिनव जीजाजी को लेकर गेट पर पहुंचा। पापा ने लड़की वालों को परिचय देते हुए कहा, ये दूल्हे के जीजाजी हैं, विशाल सिंह। जीजाजी तो अपनी तारीफ में कुछ और भी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन दूल्हे के पिता ने परिचय संक्षिप्त ही रखा। शादी के कई सालों बाद जीजाजी ने अपने ससुर के लफ्जों में अपनेपन की जरा सी झलक देखी थी। गाने, खाने और फोटो खिंचाने तक सब कुछ निपट गया। जब सब कुछ निपट गया तब फोटोग्राफर ने फैमिली की तस्वीरें लेनी शुरू की। स्टेज पर जब पूरा परिवार शामिल हुआ तो जीजाजी अब भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहते थे। स्टेज की तरफ चढ़ते हुए सुमन दीदी के पापा ने जीजाजी की तरफ देखा और कहा, ऊपर चलो। ये दो शब्द उसी तरह कहे गए थे जैसे कभी इंस्पेक्टर अरुण प्रकाश ने छात्र संघ के अध्यक्ष विशाल सिंह से कहे थे, लेकिन इनके पीछे छुपे जज्बात को सिर्फ जीजाजी ही जानते थे। दामाद और ससुर के बीच बातों का पुल तो नहीं बना, लेकिन इशारों की पगडंडी जरूर बन गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।